नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज ओल्ड एनसीईआरटी 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3 मतलब अध्याय 3 इसको हम देख रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये जब आपको क्लियर हो जाता है तो इतिहास को समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। इसीलिए इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरह से सुनिएगा, समझिएगा, और कोई दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा और हम उसको जवाब देंगे। फ्रेंड्स, इसमें जो नाम है स्रोतों के प्रकार, स्रोत मतलब सोर्स। जो इतिहास लिखा जाता है, इतिहासकार बहुत सारे सोर्स को पढ़ते हैं। उस सोर्स को पढ़ने के बाद, उस पीरियड के सोर्स को पढ़ने के बाद अपना कुछ एक व्यू बनाते हैं और फिर उस अपने विचार, अपने व्यू और उस फैक्ट के आधार पे इतिहास का निर्माण करते हैं। इसलिए इतिहासकार जो इतिहास का निर्माण करते हैं उसका जो बेस है वो सोर्स है, और उस सोर्स को आज हम जानेंगे। इसीलिए यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, जो आप जानते हैं कि मेरा स्टाइल है पढ़ाने का, कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसका हमारा टारगेट बहुत क्लियर होना चाहिए कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्या क्या क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो हम सबसे पहले अपना टारगेट देख लेते हैं। ये हमारा टारगेट है। टारगेट क्या है? सबसे पहला कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिसको हमको देखना है। टोटल 9 टर्मिनोलॉजीज है। सबसे पहले भौतिक संस्कृति क्या होता है ये देखना है। मुद्रा शास्त्र, पूरा लेख, पूरा लिपि, लंब रूप और क्षैतिज रूप का उत्खनन, महापाषाण, पुरातत्व, अभिलेख, लौकिक साहित्य। टोटल 9 टर्मिनोलॉजी है। आप ये 9 टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर के फिनिश होते होते आपको समझ लेनी है कि ये सारे 9 टर्मिनोलॉजी आपको अच्छी तरह से पता हो। पहला टारगेट तो हमारा ये। दूसरा, आप जानते हैं एक चीज और, मैंने आपसे पिछले क्लास में भी बोला था कि अगर आप हमारे इस चैप्टर को खत्म करने के बाद जो पीछे क्वेश्चंस दिया हुआ है उसको अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो आपका मेंस का भी तैयारी हो जाता है। आप जानते हैं पीटी, मेंस और इंटरव्यू होता है, और इसमें बहुत सारी जो टर्मिनोलॉजीज है उनका जब कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो जाता है आपका, तब आपका इंटरव्यू का भी तैयारी हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। हमारा क्लास आपका पीटी, मेंस और इंटरव्यू इन तीनों को एक साथ लेके चलने वाला है। जो दूसरा सवाल है, कहता है प्राचीन वस्तुओं का काल निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? समझाएं कि कार्बन 14 से काल निर्धारण करने की विधि क्या है। ठीक है, ये इसका क्रक्स है। काल निर्धारण कैसे होता है और C14 कैसे इसमें हेल्प करता है। जो तीसरा हमारा सवाल है, जो टारगेट है, वह है बताएं कि भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास के अध्ययन में सिक्कों और अभिलेखों का महत्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहता है कि बताइए कि भारत का जो पॉलिटिकल है, सोशल है और इकोनॉमिक हिस्ट्री लिखा जाता है उसमें जो सिक्के है, जो कॉइन है और जो अभिलेख है, इंस्क्रिप्शंस है, इनका क्या इंपॉर्टेंस है। आगे कहता है ये सारे रिटर्न फॉर्म में लिखना है आपको, बहुत जरूरी है लिखना। मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ आप लोगों को कि आप पूरा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद कहिएगा मैं बाद में लिखूंगा, वो नहीं होता। लिखना जो है एक आर्ट है। राइटिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट आर्ट। इफ यू वांट टू बी एन IAS देन यू हैव टू प्रैक्टिस डेली। आपको डेली लिखने का प्रैक्टिस करना है और इसके लिए NCERT सबसे बेस्ट बुक है। जो चौथा सवाल है वो कहता है इतिहास के पुनर्निर्माण में विभिन्न प्रकार के स्रोतों के आपेक्षिक महत्व का विवेचन कीजिए, है ना। कंपैरेटिव जो रिलेवेंस होता है उसका ये कहता है कि उसका इतिहास के निर्माण में जो सोर्स होता है उसका कंपैरेटिव स्टडी करके कैसे इतिहास को लिखा जाता है उसका आप विवेचन कीजिए। अगला सवाल कहता है प्राचीन भारत के अभिलेख किन किन भाषाओं और लिपियों में पाए गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास के अध्ययन में संगम साहित्य का महत्व क्या है उसे स्पष्ट करें। उसके बाद ये जो सवाल है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो 8th है ये देख लीजिए, भारत में कागज का प्रयोग कब से हुआ
और कागज के प्रयोग से पूर्व पांडुलिपि किन आधारों पर लिखी जाती थी? किस किस चीजों पे हाथ से लिखा जाता था जब कागज का खोज नहीं हुआ था उससे पहले? 9th नंबर क्वेश्चन भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों की सूची बनाने के लिए एक सामूहिक परियोजना चलाएं। मतलब ये तो ठीक है, आपको साहित्यिक स्रोतों की एक सूची बनानी है। कहता है परियोजना में स्रोतों के बारे में विविध सूचनाएं शामिल की जा सकती है, जैसे कि उनका लेखन काल, है ना, जो साहित्यिक स्रोत है उसके बारे में, उस साहित्यिक स्रोत की जो मूल भाषा है वो क्या है, लिपि क्या है, और प्रमुख विषय वस्तु को संक्षिप्त में विवरण देना है। यह साहित्यिक जो सोर्स हुआ उनके लिए ये कुछ सवाल है। कहता है अगला कुछ सवाल, साहित्यिक स्रोतों के साक्ष्य को अन्य स्रोतों से संपुष्ट करना क्यों आवश्यक है? ये एक सवाल है। ये हमारा टारगेट है, इस टारगेट को हमें ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को पढ़ना है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। तो जो हम बात करते हैं उसमें अब हमारा पास जो है, हम आपको बताए थे कि हम चैप्टर को लाइन बाय लाइन शुरू करने से पहले हम सबसे पहले जो सब हेडिंग है उसको देखते हैं। ये तो हेडिंग है स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण, और इसके अंतर्गत बहुत सारे सब हेडिंग है। टोटल 7 सब हेडिंग है। सबसे पहला सब हेडिंग है भौतिक अवशेष, मटेरियल रिमेन्स। दूसरा है क्वाइंस। तीसरा है अभिलेख। चौथा है साहित्यिक स्रोत। पांचवा है विदेशी विवरण। छठा है ऐतिहासिक दृष्टि और सातवां है इतिहास का निर्माण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्थात मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि हम जब इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं तो हमको इन सारे 7th जो सब टॉपिक है इनको ध्यान में रख करके अच्छी तरह से अपनी बात को समझना है, अपनी जो कंसेप्चुअल क्लियरिटी करना है कि हमको इस चैप्टर में 7 चीज जाननी है। ये आपको बहुत ही क्लियर हो जाना चाहिए। चैप्टर की शुरुआत से पहले ही आपको 2 चीज तो क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है और ये जो टारगेट के साथ साथ जो सब हेडिंग है वो क्या क्या है। चलिए हम लोग सबसे पहला जो सब हेडिंग है उसको हम देखते हैं। जो सबसे पहला सब हेडिंग है वो है भौतिक अवशेष। कहता है कि प्राचीन भारत के जो निवासी है अपने पीछे बहुत सारे भौतिक अवशेष छोड़ गए हैं। दक्षिण भारत में पत्थर के मंदिर बन रहे थे और पूर्वी भारत में ईंटों का विहार बन रहा था। ये धरातल पर हमें देखने को मिलता है और यह उस युग का स्मरण कराता है जब भारी संख्या में भवनों का निर्माण हुआ। कहता है परंतु इन भवनों का जो अधिकांश अवशेष है सारे देश में बिखरे अनेकानेक टीलों के नीचे हुए हैं। मतलब ये जो अवशेष है वो आज टीलों के नीचे दबे हुए हैं। टीला क्या होता है? कहता धरती की सतह के उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जिनके नीचे पुरानी बस्तियों का अवशेष रहते हैं। समझ में आ गया टीला क्या कहता है? यहाँ तो क्लियर हो गया। कहता है ये जो टीला होता है ये कई प्रकार के होते हैं। देखिए कई प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला कहता है एकल संस्कृति, उसके बाद कहता है मुख्य संस्कृति, तीसरा कहता है बहु संस्कृति। बहुत सिंपल है। अब कहता है कि एकल संस्कृति क्या होता है? कहता है जो टीला होता है उसकी जब खुदाई करते हैं तो हर जगह उस टीले में एक ही जब संस्कृति दिखाई देती है तो उसको बोलते हैं एकल टीला। जैसे कहता है कि कई टीले होंगे जो चित्रित धूसर निर्भांड होंगे, अर्थात पेंटेड ग्रे वेयर वाले टीले होंगे। कुछ टीले होंगे जो सातवाहन संस्कृति होंगे और कुछ टीले होंगे जो कुषाण संस्कृति के ही होंगे। ये हो गया एकल संस्कृति। मुख्य संस्कृति क्या होता है कि एक संस्कृति की तो प्रधानता रहती है, अन्य संस्कृति जो होती है जो उसके पूर्व काल का भी हो सकता है या उसके बाद के काल का भी होता है, उसका विशेष महत्व नहीं होता है। मतलब एक संस्कृति बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अन्य जो संस्कृतियां होती है वो उससे पहले का भी हो सकता है या उसके बाद का भी होता है, लेकिन वह उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसीलिए इसको मुख्य संस्कृति टीला कहते हैं। और जो तीसरा कहता है वो है बहु संस्कृति। ये बहु संस्कृति क्या है ना? ये बहु संस्कृति इसका मतलब है टीलों के उत्तरोत्तर अनेक संस्कृतियां पाई जाती है, उसमें एक संस्कृति के अलावा बहुत सारी टीले संस्कृतियां पाई जाती है जो कभी कभी एक दूसरे के साथ चलती है। कहता है कि उसमें एक संस्कृति नहीं होगा, जब खुदाई करेंगे तो उसमें आपको कई संस्कृति मिलेंगे और ये संस्कृति कभी कभी ऐसा लगता है कि एक दूसरे के साथ या एक दूसरे को ओवरलैप करती है। मतलब एक संस्कृति के साथ साथ दूसरी संस्कृति भी चल रही होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम
एकल संस्कृति बता दिए, उसके बाद आपको हम बता दिए मुख्य संस्कृति और बहु संस्कृति, उसको हम बहु संस्कृति बोलते हैं। तो 3 तरह के टीले हो गए, एकल संस्कृति वाले, मुख्य संस्कृति वाले और बहु संस्कृति वाले। अब हम बात करते हैं, कहते हैं कि जो रामायण है और महाभारत की भांति जो टीला होता है उसका भी प्रयोग हम संस्कृति के भौतिक और अन्य पक्षों के क्रमिक स्तरों को उजागर करने के लिए कर सकते हैं। रामायण और महाभारत कहा जाता है कई सौ सालों में लिखा गया, उसमें एड ऑन करता गया, तो हर समय के लोग अपने अपने अनुसार से उनकी जो लैंग्वेज है, उनका जो लिपि है, उसमें डिफरेंसेस है। तो इसको अगर आप पकड़ लीजिएगा तो आपको लगेगा कि क्रमिक स्तर है उसमें। हाँ, कहता है उसी तरह से जब आप टीले को खोदेंगे तो आपको उसमें भी बहुत सारे लेयर पता चलेगा, उसमें भी आपको बहुत सारे क्रमिक जो कल्चर्स है उनका आपको पता चलेगा। ये कंपेयर किया है रामायण और महाभारत से। कहता है जो टीले होता है उसका खुदाई 2 तरह से होता है, एक लंबवत और दूसरा क्षैतिज। अनुलंब मतलब लंबवत और क्षैतिज। लंबवत मतलब हो गया, मान लीजिए कि ये एक टीला है, इसमें आप एक जगह यहाँ पे अगर खोद रहे हैं तो इसको बोलते हैं लंबवत, है ना। और क्षैतिज मतलब हर जगह जब खोद रहे हैं या ज़्यादातर भागों में खोदे हैं तो उसको बोलते हैं क्षैतिज। यहाँ तक इस पिक्चर से क्लियर हो गया। अनुलंब उत्खनन का अर्थ है कि सीधी खड़ी लंबवत खुदाई करना जिसमें विभिन्न संस्कृतियों का कालक्रमिक तांता उद्घाटित होता है। इस संस्कृति इस टीले को जब खुदाई करेंगे और यहाँ पे हम लंबवत खुदाई करेंगे तो इसके नीचे जितना भी होगा ना उसका एक क्रोनोलॉजिकल वे में कालक्रमिक रूप से आपको सारी संस्कृति के बारे में पता चलेगा, यही कहता है। पर यह इसकी लिमिटेशन है, ये सामान्यतः कुछ भागों में ही सीमित रहता है, तो यहाँ पे ही सीमित रह गया ये। क्षैतिज उत्खनन का अर्थ है कि सारे टीले की या उसके बृहद भाग की खुदाई करना, ये क्षैतिज हो गया। इस तरह की खुदाई से हम उस स्थल के काल विशेष की संस्कृति का पूर्ण आभास पा सकते हैं। पूरा खोदिएगा तो आपको कंप्लीट जो है एक तरह का नॉलेज प्राप्त हो सकता है। कहता है अधिकांश स्थलों की खुदाई जो है लंबवत ही हुई है। हमें भौतिक संस्कृति का अच्छा खासा काल क्रमिक मतलब क्रोनोलॉजिकल सिलसिला मिल जाता है। क्षैतिज खुदाई बहुत खर्चीला होता है जिसके कारण बहुत ही कम खुदाई हुआ है। प्राचीन जो फलस्वरूप क्या हुआ है, उत्खननों से प्राचीन भारतीय इतिहास की अनेक अवस्थाओं के भौतिक जीवन का पूर्ण और समग्र चित्रण नहीं मिला है। तो ये कहता है कि लिमिटेशंस क्या है क्षैतिज का, जिसके कारण कि हम बहुत खर्चीला होने के कारण हम कंप्लीट खुदाई नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमको समग्र हॉलिस्टिक वे में पिक्चर क्लियर नहीं होता है। ये 2 चीज हो गया। तो टीले है, टीले के प्रकार हो गए संस्कृति के अनुसार, और टीले की खुदाई होती है 2 तरह से, ये बात हमने क्लियर कर दी। आगे हम चलते हैं। कहता है टीले का जो उत्खनन हुआ है उनका पुरावशेष विभिन्न अनुपातों में सुरक्षित है। अनुपात मतलब क्या होता है, मतलब ये कहता है कि जो सूखी जलवायु वाला उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, पश्चिम भाग, मतलब ये जो वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न वाला पार्ट है यहाँ पे सूखी जलवायु है, तो यहाँ पे जो पुरावशेष है वह अधिक सुरक्षित बने रहेंगे। लेकिन जो मध्य गंगा का मैदान है या डेल्टा वाला क्षेत्र है वहाँ पे जो जलवायु होगा नम्र और आर्द्र होगा, जिसके कारण वहाँ पे लोहे के जो औजार है वही संरक्षित रह सकता है थोड़ा मोड़ा, और जो कच्ची मिट्टी के भवन बने हैं उनका अवशेष खोजना बड़ा कठिन है, क्योंकि जलवायु बहुत नम्र है, आर्द्र है, इसके कारण वहाँ जो अवशेष है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। नम और जलोढ़ क्षेत्र में तो पक्की ईंट और पत्थर के भवन जब बनना शुरू हुआ ना, उसके बाद ही हमें उत्कृष्ट और प्रचुर अवशेष मिल पाए। उससे पहले वाले जितने भी अवशेष थे वो तो मिट्टी में ही मिल गए। जो पश्चिमोत्तर भारत में उत्खनन हुए हैं ऐसे से क्या क्या प्राप्त चला है, वहाँ पे नगरों का पता चला है, जो हम बाद में पता करेंगे हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इन नगरों की स्थापना लगभग 2500 साल ईसा पूर्व में हुआ था। इसी प्रकार जो हमें गंगा घाटी के जो उत्खनन हुआ है भौतिक संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। वहाँ गंगा घाटी में जो विकसित भौतिक संस्कृति वाला कल्चर वाला जो एरिया है उसके बारे में पता चलता है। इससे हमको क्या क्या पता चलता है कि उस समय के जो लोग थे किस प्रकार की बस्तियों में रहते थे, जो उनका ढांचा था बस्तियों का कैसा था, वे किस प्रकार के मिट्टी के बर्तन मतलब मृदभान का उपयोग करते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे, किन अनाजों का प्रयोग करते थे, किस तरह के औजारों का प्रयोग करते थे, किस तरह के हथियारों का प्रयोग करते थे। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत
कि कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि चीजें भी कब्र में गाड़ देते थे और उनके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे। और जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे शव को रख दिया और इस जमीन है, यहाँ पे बड़ा बड़ा पत्थर को घेरा में रखेगा, चारों बगल से घेर देगा बड़ा बड़ा पत्थर। ये बड़ा बड़ा जो पत्थर है ना, इसी को कहते हैं महापाषाण या मेगालिथ, है ना। इसको समझिएगा मेगालिथ क्या कहते हैं। हालांकि सभी महापाषाण इस श्रेणी के नहीं आते हैं। इनकी खुदाई करने से हमें जानकारी मिलती है कि लौह युग की शुरुआत होने पर दक्कन के लोग किस प्रकार जीवन व्यतीत करते थे। जब आप मेगालिथिक कल्चर को खोदेंगे, यहाँ के जो टीले हैं, जो महापाषाण वाले टीले हैं, उनको जब खुदाई करेंगे तब आपको पता चलेगा कि जब वहाँ पे लौह युग का शुरुआत हुआ साउथ इंडिया में, तो वहाँ के लोग किस तरह का जीवन व्यतीत करते थे। क्लियर। जिस विज्ञान के आधार पर पुराने टीलों का क्रमिक स्तरों में विधिवत उत्खनन किया जाता है और प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, उसको पुरातत्व कहते हैं। ये भी पहला जो क्वेश्चन है उसका जो एक टर्मिनोलॉजी है उसमें एक ये भी है। आगे कहता है जो उत्खनन और अन्वेषण के फलस्वरूप प्राप्त भौतिक अवशेष का विभिन्न प्रकार से वैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है, जिसमें रेडियो कार्बन काल निर्धारण की विधि से। अब ये आ गया एक और क्वेश्चन था कि काल निर्धारण कैसे किया जाता है और C14 से कैसे हेल्प मिलता है, उसका आंसर यहाँ पे है कि रेडियो कार्बन काल निर्धारित करने की विधि से पता चलता है कि वह किस काल का है। अब इसको समझिएगा, इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ देते हैं, लेकिन इसको हम समझाए हैं अलग से। कहता है जो रेडियो कार्बन है या कार्बन 14 है, यह कार्बन मतलब C12 का रेडियो धर्मी है या रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो सभी प्राणवान वस्तुओं में विद्यमान होता है। मतलब जो C14 है C12 का एक आइसोटोप है। C14 क्या है, एक रेडियो कार्बन एलिमेंट है, जबकि C12 जो है वो रेडियो कार्बन एलिमेंट नहीं है। कहता है C14 है सभी प्राणवान जो वस्तु है उसमें विद्यमान होता है। सभी रेडियो धर्मी पदार्थ की तरह इसका एक निश्चित समान गति से क्षय होता है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म रेट से इसका डीके होता है। जब कोई वस्तु जीवित रहती है तो C14 के क्षय की प्रक्रिया के साथ साथ हवा और भोजन की खुराक से उस वस्तु में C14 का समन्वय भी होता है। मतलब जितना डीके होता है उतना इंटेक भी हो जाता है, इसीलिए वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन डीके भी होते रहता है। जितना डीके होता है उतना उसमें इंटेक हो जाता है। कहाँ से? तो हवा से और उसके भोजन से। परंतु जब ये वस्तु निष्प्राण हो जाती है तब उसमें विद्यमान C14 की क्षय की प्रक्रिया समान गति से जारी रहती है। और चूंकि जो C14 वो हवा से या खाना से लेता है, वो चूंकि निष्प्राण हो गया तो वो लेना बंद कर देता है। किसी प्राचीन वस्तु में विद्यमान C14 में आई कमी को मापकर उसके समय का निर्धारण किया जा सकता है। C14 कितना बचा हुआ है उसको अगर हम कैलकुलेट कर लें तब हम ये कह सकते हैं कि वह किस काल का है। इसलिए संभव है क्योंकि C14 का जो क्षय है, डीके है, वह एक निश्चित यूनिफॉर्म रेट से होता है। और रेट क्या होता है? वो आधा जीवन जो उसका होता है 5568 वर्षों का होता है। मतलब जो C14 हाफ जो डीके होगा, जितना है वो जो डीके होकर के 50% बचेगा, उसमें उसका टाइम लगता है 5568 साल। अब 50% को फिर 25% बनने में फिर से लगेगा 5568 साल। कहता है रेडियो धर्मी पदार्थ का आधा जीवन वह काल समय होता है जिसमें उस वस्तु की आधी रेडियो धर्मिता लुप्त हो जाती है। वही बात, इस प्रकार अगर कोई वस्तु 5568 वर्ष पहले निष्प्राण हो गई तो उसमें C14 धारिता उस समय की तुलना में जब वह जीवित थी, है ना, तो वो आधी रह जाती है। अगर वह 11,136 वर्ष पहले निष्प्राण हुई है तो C14 की जो धारिता है उस समय का तुलना में जब वह जीवित थी तब उसका चौथाई मतलब 1/4 रह जाता है। यही बात कहा गया है इसमें, है ना। इसको ऐसे समझिए
एक लकड़ी है, उसमें C14 भी है और C12 भी है। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। इसका डीके नहीं होगा, इसका डीके होगा, और इसका डीके होगा तो यूनिफॉर्म रेट से डीके होगा। अब यूनिफॉर्म रेट क्या होता है? जिस दिन कोई वस्तु डेड हो गया तो C14 और C12 भी है। C14 का जो 100% है तो 100% का 50% बनने में, मतलब आधा भाग होने में इतना साल 5568 साल लगता है। ये बाय रिसर्च करने के बाद ये पता चला है कि C14 जिस वस्तु में है, मरने के बाद उसका आधा होने में लगभग 5568 साल लगता है। इसी 50% का 25% बनने में ये 11136 साल लगेगा। इसी 25% का फिर से 12.5% बनने में यहाँ पे कैलकुलेट कर बताइएगा ये कितना समय लगेगा। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, आज है ना, इसको रहने दीजिए, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। चलते आगे बढ़ते हैं हम। पौधों के अवशेषों का परीक्षण कर विशेषता। आगे कहता है कि जो पौधे होता है उसका जो अवशेष है उसका परीक्षण करता है, खास करके पराग का विश्लेषण के द्वारा वहां की जलवायु और वनस्पति का इतिहास जाना जा सकता है। इसी आधार पे कहा गया है कि जो राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व में था। कहता है ये बात हो गई जलवायु और वनस्पति का। मैं अभी टाइम कैसे डिसाइड करता है उसकी बात कर लिया। जो जलवायु और वनस्पति क्या था, कैसे था, उसका भी पता चल जाता है पराग का विश्लेषण के द्वारा। अब कहता है वहां पे जो धातु की शिल्प वस्तुओं की प्रकृति और घटकों का, मतलब अवशेष जो हमको मिले हैं, धातु या मेटल्स मिले हैं, उनका जो औजार बनता है, उनका जो क्राफ्ट्स बनता है, उस शिल्प वस्तु की प्रकृति और घटकों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। उससे हमको ये पता चलता है कि वो कहाँ, किस जगह से उसको प्राप्त किया गया, ये जो धातु है उसको कहाँ से प्राप्त किया गया। साथ ही साथ इनमें धातु विज्ञान किस अवस्था में था इसका भी पता चलता है। जो मेटलर्जी था वो कितना डेवलप था, किस अवस्था में था, इसका भी पता चल जाता है। आगे कहता है अवशेष में अगर हमको कोई हड्डी मिला पशु का तो हम उस हड्डी से उस जानवर का पहचान कर लेते हैं कि किस जानवर का है, वो पालतू था या नहीं ये पहचान कर लेते हैं, उससे किस किस तरह का काम लिया जाता था ये भी पहचान कर लेते हैं। तो ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं सिक्के का। मैंने बताया था ये हमारा सेकेंड सब हेडिंग है। फर्स्ट सब हेडिंग भौतिक अवशेष हमने कर लिया। अब सिक्के की बात करते हैं। अनेक सिक्के और अभिलेख धरातल पर कहते हैं मिला है, पर अधिकांश जो इनमें अधिकांश जमीन को खोद कर निकाले गए। कहता है सिक्के का जो अध्ययन होता है ना उसको बोलते हैं मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स। कहता है आजकल की तरह प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा तो था ही नहीं, तो क्या था वहां पे धातु धन या धातु मुद्रा का सिक्का चलता था। और ये सिक्के किस किस चीज का था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तांबा का था, चांदी का, सोने का और शीशे का था। ये 4 चीज याद रखिएगा। कहता है पकाई गई मिट्टी के बने सिक्कों के सांचे बड़ी संख्या में मिलते हैं। मिट्टी के सांचे जिसमें उस सिक्के को डाल करके, सिक्के को गर्म करके उस मिट्टी को, सिक्के मतलब उस मेटल को, जैसे तांबे को गर्म करके पिघला करके उस सांचे में डाल दिया जाता था और उस सांचे के अनुसार वो फिर मुद्रा बन के निकलता था तांबा का। तो वो जो सांचा है ना ये बड़ी संख्या में मिला है और इनमें से अधिकांश जो है कुषाण काल के हैं, अर्थात ईसा की आरंभिक 3 सदियां के हैं। कहता है गुप्तोत्तर काल में ये सांचे लगभग लुप्त हो गए। देखिए गुप्त के बाद ये जो सांचे हैं जिसमें ढाल करके सोने, चांदी, तांबे, शीशे के सिक्के बनते थे वो लगभग लुप्त हो गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन दिया हुआ है। प्राचीन काल में आज जैसी बैंकिंग प्रणाली नहीं थी, इसलिए लोग अपना पैसा कहाँ रखते थे, मिट्टी और कांसे के बर्तन में बड़ी हिफाजत से रखते थे और फिर उसको कहीं गाड़ देते थे ताकि मुसीबत के दिनों में उस बहुमूल्य निधि का उपयोग कर सके। ऐसी अनेक निधियां जिनमें न केवल भारतीय सिक्के हैं बल्कि रोमन साम्राज्य जैसे विदेशी टकसालों के सिक्के ढाले हैं, वो भी भारत के अनेक भागों में प्राप्त हुए हैं। ये निधियां आज कहाँ कहाँ है,
तो कहता है कलकत्ता, पटना, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, मुंबई और मद्रास के संग्रहालयों में सुरक्षित है। कहता है बहुत से भारतीय सिक्के नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संग्रहालयों में भी देखने को मिलते हैं। और चूंकि ब्रिटेन भारत पे बहुत लंबे अरसे तक शासन किया, इसीलिए जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनका जो निजी या सार्वजनिक जो संग्रहालय है वहां भी भारतीय सिक्के रखे हुए हैं। कहता है जो प्रमुख राजवंशों के सिक्कों की सूचियां तैयार कर प्रकाशित की गई है। मतलब कोई राजवंश है, वो जितने भी सिक्के जिस तरह के सिक्के जारी किए उनका सूची तैयार किया गया और फिर उसको प्रकाशित किया गया। कहता है कलकत्ता के इंडियन म्यूजियम, लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम आदि के सिक्कों की ऐसी सूचियां उपलब्ध है, परंतु बहुत सारे सिक्के की सूचियां बनाना और प्रकाशित करना अभी भी बाकी है। यहां तक क्लियर हो गया सिक्के के बारे में। आगे कहता है हमारे आरंभिक सिक्के पर कुछ प्रतीक, मतलब एक तरह का साइन, बहुत कुछ साइन ही बने हुए थे, पर बाद के सिक्कों में क्या क्या मिला है, राजाओं, देवताओं के नाम तथा तिथियां भी उल्लिखित हैं। ये इंपॉर्टेंट है। शुरुआत के सिक्के में कुछ सिंबल या प्रतीक ही बने थे, पर बाद में उस पे राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियां भी उल्लिखित मिले हैं। इन सिक्कों के उपलब्धि स्थान से ज्ञात होता है, जहां सिक्के हमको प्राप्त हुए हैं उससे ज्ञात होता है कि इलाके में इन सिक्कों का प्रचलन था। मतलब किन इलाकों में, अर्थात उस इलाके में इन सिक्कों का प्रचलन था। इस प्रकार के सिक्कों के आधार पर कई राजवंशों के इतिहास का पुनर्निर्माण संभव हुआ है। खास करके जो हिंद यवन है, इनका जो शासक है, इनका इतिहास ये हमको पता चला है। उत्तरी अफगानिस्तान से भारत पहुंचे थे कौन, हिंद यवन, जिन्होंने ईसा पूर्व दूसरी और पहली सदियों में भारत पे शासन किया। चूंकि सिक्कों का काम दान दक्षिणा देना, खरीद बिक्री करना, वेतन मजदूरी देना, ये काम होता है सिक्कों का। इसका मतलब क्या हो गया कि सिक्के से हमें आर्थिक इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। अब कहता है कुछ जो व्यापारी थे और या स्वर्णकार की जो श्रेणियां थी, जो गिल्ड्स थे, मतलब व्यापारियों का संघ था, ये राजाओं की अनुमति लेकर के अपना कुछ सिक्के भी चलाए करते थे। इससे शिल्पकारी और व्यापार की उन्नत अवस्था की सूचना मिलती है। मतलब समझ रहे हैं, जो व्यापारी होता है, जो शिल्पकार है, उनका जो संघ है, उनका जो गिल्ड्स है, वो भी सिक्का जारी कर रहा है, तो इसका मतलब वो कितना पावरफुल होगा, मतलब व्यापार बहुत उन्नत अवस्था में होगा, तभी तो वो उतना पावरफुल है। यही कह रहा है। सिक्कों के सहारे बड़ी मात्रा में लेन देन संभव हुआ, व्यापार को बढ़ावा मिला। सबसे अधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के हैं। ये देखिए, सबसे अधिक सिक्के किस काल के हैं, तो मौर्योत्तर काल के मिले हैं। किस किस चीज के हैं, शीशे के, पोटीन के, तांबे, कांसे, चांदी और सोने। गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी किए। कितनी बार ये सवाल आ चुका है, मतलब कई बार यूपीएससी में पूछा जा चुका है। गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी किए, ये स्टेटमेंट दे देता है। इन सब से पता चलता है कि व्यापार वाणिज्य विशेषतः मौर्योत्तर काल में और गुप्त काल के अधिक भाग में खूब बढ़ा। मौर्योत्तर काल पोस्ट मतलब मौर्य के बाद और गुप्त काल तक व्यापार वाणिज्य खूब बढ़ा। इसके विपरीत गुप्तोत्तर काल में, मतलब गुप्त काल के बाद बहुत कम सिक्के मिले, जिससे प्रकट होता है कि उन दिनों में व्यापार वाणिज्य शिथिल हो गया था। यही बात समझ में आ गई। सिक्के पर राजवंशों, देवताओं के चित्र, धार्मिक प्रतीक और लेख भी अंकित है, और ये सभी तत्कालिक कला और धर्म पर प्रकाश डालते हैं। मतलब जो उस समय के रिलीजन है और उस समय का जो आर्ट है, उस पे भी अगर हमको देखना और समझना है तो सिक्का एक तरह से हमारे लिए सोर्स का काम करता है। क्लियर हो गया। और आजकल यहां से सवाल बहुत पूछता है आर्ट एंड कल्चर से। चलिए, 2 सब हेडिंग हमने पूरा कर लिया। अब हम बात करते हैं अभिलेख। सिक्कों से भी कहीं अधिक महत्व के हैं अभिलेख। इसके अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं, और इनकी तिथि तथा दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि नहीं होगा, यहाँ पे राइटिंग होगा, मतलब लेखनी जो होता है, के अध्ययन को पूरा लिपि शास्त्र या पेलियोग्राफी कहते हैं। याद रखिएगा, 2 टर्मिनोलॉजी है, पूरा लेख शास्त्र किसे कहते हैं और पूरा लिपि शास्त्र किसे कहते हैं। मतलब पूरा लेख शास्त्र हो गया जितने भी अभिलेख है उसका अध्ययन, और अभिलेख पे जो लिखा हुआ है
इनकी तथा दूसरे पुरालेख पे जो प्राचीन राइटिंग लिखे हुए हैं उनको जो स्टडी करते हैं हम उसको पुरालिपि शास्त्र या पेलियोग्राफी कहते हैं। अभिलेख मुहरों पे, प्रस्तर मतलब पत्थर के जो स्तंभ है उस पे, स्तूपों पे, जो ना गौतम बुद्ध का जो स्तूप ऐसे होता है बौद्ध धर्म, स्तूपों पे, चट्टानों पे, ताम्र पत्रों पे मिलते हैं। मंदिर के दीवारों पे और ईंटों या मूर्तियों पर भी मिलते हैं। समझ में आ गया? अभिलेख कहाँ कहाँ मिलते हैं वो बता दिया गया। समग्र देश में आरंभिक अभिलेख पत्थरों पर खुदे मिले हैं, किंतु ईसा के आरंभिक शतकों में, है ना, ईसा के आरंभिक शतकों में क्या मिला है? इस काम में ताम्र पत्रों का प्रयोग आरंभ हुआ। अभिलेख में ताम्र पत्र पर भी अभिलेख लिखा जाने लगा तथा वे पत्थर पे जो अभिलेख खोदने की परिपाटी दक्षिण भारत में भारी मात्रा में जारी रही। दक्षिण भारत में मंदिर की दीवारों पर अस्थायी स्मारकों के रूप में भारी संख्या में अभिलेख खोदे गए। ठीक है, सिक्कों की तरह अभिलेख भी देश के विभिन्न संग्रहालयों में सुरक्षित है। सबसे ज्यादा मैसूर में जो मुख्य पुरालेख शास्त्री के कार्यालय है वहां सुरक्षित है। आरंभिक अभिलेख किस किस भाषा में है ये देखिए। आरंभिक अभिलेख हमको प्राकृत भाषा में मिलता है और ये ईसा पूर्व 3री सदी के हैं। अभिलेख में संस्कृत भाषा ईसा की 2री सदी से मिलने लगता है। समझिएगा, प्राकृत भाषा ईसा पूर्व 3री सदी में और संस्कृत भाषा 2री सदी में, लगभग 500 साल का 600 साल का अंतर है। और 4वीं 5वीं सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा। किसका? संस्कृत का। तब भी प्राकृत का प्रयोग समाप्त नहीं हुआ, मतलब तब भी प्राकृत चलता रहा। अभिलेखों में जो प्रादेशिक भाषाएं हैं का प्रयोग 9वीं और 10वीं सदी से होने लगा। मौर्य काल, मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम नामक ग्रंथमाला में संकलित करके प्रकाशित किया गया है, परंतु गुप्तोत्तर काल के अभिलेख अभी तक इस प्रकार सुव्यवस्थित रूप से संकलित नहीं हुए हैं। दक्षिण भारत के अभिलेखों की स्थान क्रमिक सूचियां प्रकाशित हुई है, फिर भी लगभग 50,000 से भी अधिक अभिलेख हैं जिनमें अधिकांश दक्षिण भारत के हैं, प्रकाशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मतलब ये बताया है कि अभी काम करना बाकी है। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं गए हैं। उनके जो मोहर सील्स मिले हैं उन पे बहुत सारे अभिलेख लिखे हुए हैं, लेकिन अभी तक पढ़े ही नहीं गए। ये संभवतः किसी भाव चित्रात्मक पिक्टोग्राफिकल लिपि में है। मतलब जैसे सन है, सन दिखाना हो तो ऐसे ऐसे सूर्य बना दिया तो क्या हो गया। अगर हम सन हमको बताना हो तो क्या बोल देते हैं, सन का स्पेलिंग लगा करके सूरज, जैसे सूरज हो गया सूरज लिख देते हैं, सन लिख देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एक लिपि। हम इसको यूज करते हैं लेटर के फॉर्म में, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि था वो पिक्चर के फॉर्म में था। जैसे आज अगर आप चाइनीज जो लिपि है वो पिक्टोरियल फॉर्म में है। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखिएगा। लिपि में विचारों और वस्तुओं को चित्रों के रूप में व्यक्त किया जाता था। अशोक के जो शिलालेख है वो उसमें ब्राह्मी लिपि है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी, मतलब हम लोग ऐसे ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे ऐसे लिखता था, मतलब बाएं से दाएं की ओर लिखता था। उनके कुछ शिलालेख खरोष्ठी लिपि में, याद रखिएगा कितने लिपि कितनी भाषा में है ये भी एक सवाल था। तो अभी आपने समझ गए, अशोक के ब्राह्मी अभिलेख में मिला है, ब्राह्मी लिपि मिला है, खरोष्ठी लिपि में भी मिला था। खरोष्ठी लिपि में कहां से लिखा जाता है, उनमें से कुछ शिलालेख खरोष्ठी लिपि में भी हैं जो दाएं से बाएं हैं। तो याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट, और खरोष्ठी लिपि राइट मतलब बाएं से दाएं। जो ब्राह्मी लिपि है यह बाएं से दाएं मतलब लेफ्ट टू राइट है ना। जो ब्राह्मी लिपि है ये बाएं से दाएं, बाएं मतलब लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट हो गया इधर से, हाँ। खरोष्ठी मतलब बाएं से दाएं, ये ऐसे लिखा जाता है। और जो खरोष्ठी, ये ब्राह्मी लिपि, और जो खरोष्ठी लिपि है दाएं से बाएं मतलब राइट से लेफ्ट, ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया, इस तरह से लिखा जाता है। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ब्राह्मी लिपि है यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, मतलब लेफ्ट से राइट लिखी जाती है। जो खरोष्ठी लिपि है ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, अर्थात राइट से लेफ्ट लिखी जाती है। क्लियर। लेकिन पश्चिमोत्तर भाग के अलावा भारत के विभिन्न प्रदेशों में ब्राह्मी लिपि का ही प्रचलन रहा। क्लियर।
पश्चिमोत्तर मतलब नॉर्थ वेस्ट जो भारत है एरिया। अच्छा याद रखिएगा, जब हम भारत की बात करते हैं एंशिएंट पीरियड में, तो उस समय में पाकिस्तान जो आज है वो भी सम्मिलित है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अशोक के शिलालेखों में यूनानी और अरामाइक लिपियों का भी प्रयोग हुआ है। समझ में आ गया। गुप्त काल के अंत तक देश की प्रमुख लिपि ब्राह्मी ही रही। यदि ब्राह्मी और इनकी विभिन्न शैलियों का भली भांति ज्ञान अगर हो गया तो आप 8वीं सदी तक के जितने भी पुरालेख हैं उनको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। परंतु इसके बाद की लिपि जो है प्रादेशिक शैलियों में भारी अंतर आ गया और इन्हें अलग अलग नाम दे दिया गया। ठीक है। सबसे पुराने जो अभिलेख हैं वो हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर मिलते हैं। ये लगभग 2500 साल ईसा पूर्व के हैं। इनका पढ़ना अभी तक संभव नहीं हुआ है। सबसे पुराने जो अभिलेख मिले हैं और उसे पढ़ा भी जा चुका है वह 3री शताब्दी ईसा पूर्व अशोक के शिलालेख हैं। 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक अशोक के दो स्तंभ लेकर के मेरठ, जहां एक मेरठ में और दूसरा हरियाणा के टोपड़ा स्थान पे मिला था, उनको दिल्ली मंगाया और कहा, राज के जितने भी पंडित थे बोले कि तुम इसको पढ़ने का प्रयास करो, पर कोई पढ़ नहीं पाया। यही बात 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुआ, जब अंग्रेजों ने उन्हें पढ़ने की कोशिश की तो बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। लेकिन 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ने में सफलता प्राप्त की। और वो कौन थे? तो उसमें बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी में सेवा कर रहे थे। अभिलेखों में अनेक प्रकार हैं। कुछ अभिलेख अधिकारियों और जनता के लिए जारी, मतलब अब अभिलेख की प्रकार की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। ऐसे अभिलेख जो अधिकारियों और जनता के लिए जारी किए गए सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक राज्यादेश कहलाए। मतलब एक तरह का राज्यादेश था अधिकारियों के लिए। आगे राज्यादेश और निर्णय की सूचना इसमें दिया जाता था। अशोक के जो शिलालेख है इसी कोटि की है। दूसरे जो टाइप्स हैं वो है अनुष्ठानिक अभिलेख, जिसमें बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव जो आदि संप्रदाय के अनुयायी ने भक्ति भाव से स्थापित स्तंभ या प्रस्तर फलक या मंदिर और प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण कराए। तीसरा जो कोटि का है वह है मतलब बखान, कीर्तियों का बखान करने वाला जो स्तंभ वो अभिलेख होता है ना। तीसरी कोटि का होता है जिसमें राजाओं और विजेताओं के गुणों और कीर्तियों का बखान रहता है, पर उनकी पराजयों और कमजोरियों का जिक्र नहीं होता। ये तीसरी होगी। समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग मतलब इलाहाबाद, इसी कोटि का एक उदाहरण है। इन सभी के अलावा बहुत सारे दान पत्र अभिलेख मिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जिनमें न केवल राजाओं और राजपुत्रों के द्वारा बल्कि शिल्पियां, व्यापारियों द्वारा भी मुख्यतः धर्मार्थ, पैसा, मवेशी, भूमि आदि के दान अभिलिखित हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल एज ए सोर्स। कहता है मुख्यतः राजाओं और सामंतों द्वारा दिए गए भूमि दान के अभिलेख विशेष महत्व के हैं, क्योंकि इससे हमें प्राचीन भारत की भू व्यवस्था और प्रशासन के बारे में सूचनाएं मिलती है। ये अभिलेख अधिकतर ताम्र पत्रों पर उकेरे गए हैं। इनमें भिक्षुओं, ब्राह्मणों, मंदिरों, बिहारों, जागीरों और अधिकारियों को दिए गए गांव, भूमियों और राजस्व के दानों का विवरण है। ये विभिन्न भाषाओं में लिखे गए हैं, जैसे प्राकृत हो गया, संस्कृत हो गया, तमिल, तेलुगु आदि में। ठीक है। अब हम अगले सब हेडिंग की ओर जाते हैं जिसका नाम है साहित्यिक सोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है यद्यपि प्राचीन भारत के लोगों को लिपि का ज्ञान तो 2500 साल ईसा पूर्व में ही था, परंतु हमारी प्राचीन उपलब्ध पांडुलिपियां ईसा की 4वीं सदी के पहले की नहीं है। पांडुलिपियां हाथ से लिखा हुआ जो है ना, ये ईसा की 4वीं सदी के पहले की नहीं है और ये भी मध्य एशिया से प्राप्त हुई है। भारत में जो पांडुलिपियां हैं ये किस किस पे लिखा जाता था? तो भोजपत्र और ताल पत्र पे लिखा जाता था। याद रखिएगा, एक सवाल है कि कागज के आविष्कार होने से, खोज होने से पहले किस चीजों पे पांडुलिपियां लिखा जाता था? तो उसका आंसर यही है। परंतु मध्य एशिया में जहां भारत की प्राकृत भाषा फैल गई थी, ये पांडुलिपियां मेष, चर्म और काष्ठ फलकों पर भी लिखी गई है।
मतलब भोजपत्र पे लिखा जाना, ताल पत्रों पे लिखा जाना, मेष चर्म पे लिखा जाना और काष्ठ फलकों पे भी लिखा जाना। 4 चीज पे लिखा जाता था। इन्हें हम भले ही अभिलेख कह दें, परंतु हैं ये एक प्रकार की पांडुलिपियां। अभिलेख कह दें लेकिन एक तरह का पांडुलिपियां ही, हाथ से लिखा हुआ है। उन दिनों मुद्रण कला का आविष्कार हुआ ही नहीं था, तो हाथ से ही लिखा जाता था, इसीलिए ये पांडुलिपियां बहुत ही मूल्यवान समझी जाती थी। वैसे तो समूचे भारत में संस्कृत की पुरानी पांडुलिपियां मिली है, परंतु इनमें अधिकतर दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से प्राप्त हुई है। ये बात समझ में आ गया। आजकल अधिकांश अभिलेख संग्रहालयों में और पांडुलिपियां पुस्तकालयों में संचित सुरक्षित है। अभी हम बात कर रहे हैं साहित्यिक स्रोत की। तो कहता है अधिकांश प्राचीन जो ग्रंथ है धार्मिक विषयों पर है। हिंदुओं के धार्मिक साहित्य जैसे वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि आते हैं। यह साहित्य प्राचीन भारत की सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर काफी प्रकाश डालता है, किंतु देश और काल के संदर्भ में इसका उपयोग करना बड़ा ही कठिन है ना। अब कठिनाई ये कहता है कि थोड़ा टफ है। आगे कहता है जो ऋग्वेद का काल है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग मान सकते हैं, लेकिन जो अथर्ववेद, यजुर्वेद, जो ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद है को 1000 से 500 ईसा पूर्व के लगभग का माना जाता है। कहता है प्रायः जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं उसमें छेपक मिलता है। छेपक मतलब होता है बाहर से उसमें जोड़ दिया जाता है, उसको छेपक कहते हैं। जो समानता या तो आदि या अंत या तो शुरुआत में होता है, जैसे कुछ लिख लिए हैं उसमें ऐड ऑन करना है तो या तो उसे पहले कर दीजिए या उसके अंत में कर दीजिए। कहते हैं कभी कभी छेपक जो है बीच में भी पाया जाता है, मतलब बीच में भी ऐड कर देता है। जो ऋग्वेद है उसमें मुख्यतः देवताओं की स्तुतियां की गई है, परंतु बाद के जो वैदिक साहित्य है उसमें स्तुतियों के साथ साथ कर्मकांड, जादू टोना और पौराणिक आख्यान भी हैं। हाँ, जो उपनिषद है उसमें हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। मतलब ये जो लिटरेरी सोर्स है, हमारा साहित्यिक सोर्स है, उसमें जो वैदिक ग्रंथ है उसकी बात कर रहा है। आगे अगर हम बात करें वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझ में आए, इसके लिए वेदांगों अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल यहां से आ चुका है। ये वेदांग कितने हैं और कौन कौन है? जो शिक्षा है ये उच्चारण विधि से रिलेटेड है, कल्प कर्मकांड से, व्याकरण जानते हैं आप, निरुक्त भाषा विज्ञान से, छंद और ज्योतिष। मतलब शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष 6 हैं। इनमें से प्रत्येक शास्त्र के चतुर्दिक प्रचुर साहित्य विकसित, मतलब ये जो 6 शास्त्र हैं इनके ऊपर भी बहुत सारे और साहित्य विकसित हुए। ये साहित्य गद्य में नियम रूप में लिखे गए हैं। गद्य और पद्य 2 होते हैं, है ना। गद्य में लिखे गए और नियम के रूप में लिखे गए, और ये बहुत ही संक्षिप्त होता था, इसीलिए इसको सूत्र कहा गया, फॉर्मूला कहा गया, सूत्र। ठीक है। सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण पाणिनि का है। ये असल में ग्रामर पे लिखा गया है। पाणिनि ये है ना व्याकरण, इसी व्याकरण पे और विस्तार से लिखने के लिए जो पाणिनि जी हैं इन्होंने व्याकरण लिखा। ये 400 ईसा पूर्व का है। व्याकरण के नियमों का उदाहरण देने के क्रम में पाणिनि ने अपने समय के समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर जबरदस्त प्रभाव डाला, का मूल्यांकन किया, प्रकाश डाला। ठीक है। अब बात करते हैं हम महाभारत और रामायण और प्रमुख पुराणों का अंतिम रूप से संकलन 400 ईस्वी के आसपास हुआ। अंतिम रूप से संकलन, कंपाइलेशन, कंपोजिशन एंड कंपाइलेशन 2 अलग अलग है। यहाँ संकलन की बात कर रहा है, कंपाइलेशन की बात कर रहा है। इसमें महाभारत जो व्यास की कृति माना जाता है संभवतः 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईस्वी तक की स्थिति का आभास देता है। मतलब महाभारत में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इतने लंबे पीरियड का जो सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको आपको देखने को मिलेगा। पहले इसमें केवल 8800 श्लोक थे। उस समय इसका नाम जय था। इसमें विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ था। बाद में यह जो श्लोक है इसका संख्या 24,000 हो गया और उस समय इसका नाम भारत दे दिया गया, भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें प्राचीनतम वैदिक जन भरत के वंशजों की कथा है
अंततः इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए, तब इसका नाम सत सहस्त्री संहिता या महाभारत कहलाने लगा। इसमें क्या क्या है? 3 चीजें हैं, कथोपकथाएं हैं, वर्णन है और उपदेश है। इनकी जो मूल कथा है, जो कौरवों और पांडवों की युद्ध की है, उत्तर वैदिक काल की हो सकती है। पहले मूल जो कथा है वो उत्तर वैदिक काल की हो सकती है। इसमें जो विवरणात्मक अंश का उपयोग वैदिकोत्तर काल के संदर्भ में किया जा सकता है। ठीक है, मूल कथा जो है कथोपकथाएं के रूप में है, यह उत्तर वैदिक काल की हो सकती है। इसमें जो विवरणात्मक अंश है वो वैदिकोत्तर काल के संदर्भ में है, और जो उपदेशात्मक अंश है इसका वो मौर्योत्तर काल और गुप्त काल के संदर्भ में है। मतलब 3 लेयर में बांटने की यहाँ पे कोशिश किया गया है। इसी प्रकार वाल्मीकि का जो रामायण है मूलतः 6,000 श्लोक थे, बाद में 12,000 हो गए और अंततः 24,000 श्लोक हैं। यद्यपि यह महाकाव्य महाभारत की अपेक्षा अधिक ठोस है, तथापि इसमें कुछ ऐसे उपदेशात्मक भाग हैं जो बाद में जोड़ दिए गए। इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में शुरू हुई। ईसा पूर्व 5वीं सदी में। हालांकि अभी इसके डेट को लेकर के बहुत सारे डिबेट चल रहे हैं, तो अभी आपको डिबेट में नहीं जाना है, बस आपको जान लेनी है। अगर आप आज के कंटेक्स्ट में पढ़ना चाहें, आज के कंटेक्स्ट में आपसे सवाल पूछे, तो आप ये सब जो फैक्ट है कि ईसा पूर्व 5वीं सदी में शुरू हुई, इतना सॉलिड वे में, इतना 100% सही कह करके आप बोलने की कोशिश ना करें, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारा डिबेट चल रहा है। ये जो राइटर्स हैं जो अभी एनसीईआरटी में पढ़ रहा हूँ, ये राइटर लेफ्ट विचारधारा से प्रभावित होकर के लिख रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अलर्ट होना है। पीटी, मेंस और इंटरव्यू, खास करके मेंस और इंटरव्यू में थोड़ा सा अपने अप्रोच को लेकर के सचेत रहना है। कहता है तब से यह 5 अवस्थाओं से गुजर चुकी है और इसकी 5वीं अवस्था तो ईसा की 12वीं सदी में आई। मिला जुलाकर इसकी रचना महाभारत के बाद भी प्रतीत होती है। वैदिक काल के बाद कर्मकांड साहित्य की भरमार मिलती है ना। अब वैदिक काल के बाद कर्मकांड साहित्य बहुत मिले हैं, राजाओं के द्वारा और 3 उच्च वर्णों के धनाढ़ पुरुषों द्वारा जो अनुष्ठेय सार्वजनीन यज्ञ की विधि विधान स्रोत सूत्र में दिया गया है। जो यज्ञ होता है उससे रिलेटेड जो विधि विधान होता है उसके बारे में जो लिखा गया है वो स्रोत सूत्र, इस बुक का नाम है स्रोत सूत्र। जो अनुष्ठान होता है, पब्लिक जो अनुष्ठान होता है, उसका जो यज्ञ होता है उसका विधि विधान जो लिखा गया है वो स्रोत सूत्र में लिखा गया है। इन्हीं में राज्याभिषेक की कई आडंबरपूर्ण अनुष्ठान भी वर्णित है। इसी तरह जात कर्म मतलब जन्मानुष्ठान, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठानों का विधि विधान गृह सूत्र में पाया जाता है। स्रोत सूत्र और गृह सूत्र दोनों ईसा पूर्व 600 से 300 के आसपास के हैं। तो याद रखिएगा स्रोत सूत्र में क्या है और गृह सूत्र में क्या है। अब हम बात करते हैं शुल्ब सूत्र। यह भी उल्लेखनीय है। इनमें यज्ञ वेदी के निर्माण, ये यज्ञ वेदी होता है ना, जो हवन कुंड होता है, ये जो ऐसे वेदी होता है के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है। ज्यामिति या गणित का अध्ययन वहीं से आरंभ होता है। ज्यामिति और गणित का जो अध्ययन है वो शुल्ब सूत्र से ही आरंभ होता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। आगे कहता है बौद्ध और जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथ में ऐतिहासिक व्यक्तियों और घटनाओं का उल्लेख मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट देखिएगा। अब बौद्ध धर्म की बात करता है। जो बौद्ध धर्म है, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में लिखे गए। ये भाषा कहाँ का है? मगध यानी दक्षिण बिहार में बोली जाती थी। इन ग्रंथों को अंततः संकलित कहाँ किया गया? तो कहता है इसको अंततः संकलित किया गया श्रीलंका में। ये ईसा पूर्व 2री सदी में, पर इनमें धर्म, शिक्षात्मक अंश बुद्ध के समय की स्थिति बताते हैं। इन ग्रंथों में हमें न केवल बुद्ध के जीवन के बारे में बल्कि उनके समय के जो मगध था, उत्तर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई शासकों के बारे में भी जानकारी मिलती है।
बौद्धों का जो धार्मिकेतर साहित्य है, इसको सेकुलर लिटरेचर बोलते हैं, में सबसे महत्वपूर्ण और रोचक है गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं। ऐसा विश्वास है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, उस जन्म को लेने से पहले गौतम बुद्ध का 550 जन्म पहले हो चुका था, से भी अधिक पूर्व जन्मों से गुजर चुके थे, और इसमें वो कई जन्मों में पशु के जीवन पाए थे। पूर्व जन्मों की ये कथाएं जातक कथाएं कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जातक कथाएं क्या है, इसका आंसर यहाँ मिल गया। और प्रत्येक जातक कथा एक प्रकार की लोक कथा है। लोक कथा क्या है, यही लोक साहित्य क्या है वो सवाल था, और ये लोक कथा, जो लोक साहित्य है उसमें लोक कथा होता है। ये जातक ईसा पूर्व 5वीं सदी से दूसरी सदी ईस्वी, ईसा पूर्व 5वीं सदी से दूसरी फिर 760 सन ईस्वी तक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर बहुमूल्य प्रकाश डालते हैं। प्रसंगवश ये कथाएं बुद्धकालीन राजनीतिक घटनाओं की भी जानकारी देती है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं जैन ग्रंथों की। ये प्राकृत भाषा में रचना हुई थी। ईसा की 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में इनका अंतिम रूप से संकलन किया गया था। कब? ईसा की 6ठी सदी में। कहाँ? तो वल्लभी में। फिर भी इन ग्रंथों में अनेक ऐसे अंश हैं जिनके आधार पर हम महावीर कालीन बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास का पुनर्निर्माण में सहायता हो सकता है। जैन ग्रंथों में व्यापार और व्यापारियों के उल्लेख बार बार मिलते हैं। ठीक, लौकिक साहित्य भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। विधि ग्रंथों को उसी कोटि में रखा जा सकता है। विधि ग्रंथ, उन ग्रंथों में क्या क्या है? धर्मसूत्र है, स्मृतियां है और टीकाएं हैं। ये टीकाएं क्या होता है? जो स्मृतियां हैं उस पे जो लिखा जाता है कमेंट्री, उसको टीकाएं कहते हैं। तो धर्मसूत्र, स्मृतियां, टीकाएं पढ़ती है, इन तीनों को मिलाकर धर्मशास्त्र कहते हैं। तो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र, इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि धर्मसूत्र, स्मृतियां और टीकाएं, ये दोनों तीनों को मिला दिया जाए तब उसको धर्मशास्त्र कहते हैं, या धर्मशास्त्र के अंतर्गत ये तीनों आते हैं। जो धर्मसूत्र है इसका संकलन 500 से 200 ईसा पूर्व में हुआ। मुख्य जो स्मृतियां हैं ईसा की आरंभिक 6 सदियों में संहिताबद्ध की गई, कंपाइल्ड किया गया। इनमें विभिन्न वर्णों, राजाओं, पदाधिकारियों के कर्तव्यों का विधान किया गया है। इनमें संपत्ति के अर्जन, विक्रय, उत्तराधिकार के नियम सहित विवाह के विधान भी दिए गए हैं। स्मृतियां में नारद स्मृति, मनु स्मृति, ये सब जो हम सुने हैं, तथा चोरी, हमला, हत्या, अभिचार आदि के लिए दंड का विधान भी किया गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे हम बात करते हैं अर्थशास्त्र का। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ये एक तरह का विधि ग्रंथ है। इसमें 15 अधिकरण है, मतलब चैप्टर है, जिसमें दूसरा और तीसरा अधिक पुराना है। लगता है कि इन अधिकरणों की रचना विभिन्न लेखकों ने की है। ठीक है, इन ग्रंथों को वर्तमान रूप ईस्वी सन के आरंभ में दिया गया, परंतु इनके प्राचीनतम अंश मौर्यकालीन समाज और अर्थतंत्र की झलक देते हैं। यहां तक क्लियर। इनमें प्राचीन भारतीय राजतंत्र और अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री हमें मिलते हैं। हमने अर्थशास्त्र की डिस्कस कर लिया। हमें भास, शूद्रक, कालिदास और बाणभट्ट की रचनाएं भी प्राप्त हैं। इनका साहित्यिक मूल तो है ही, इनमें लेखकों ने अपने अपने समय की स्थितियां का प्रतिबिंब भी देता है। कालिदास ने काव्य और नाटक लिखे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है अभिज्ञान शकुंतलम। इन महान सृजनात्मक कृतियों में गुप्तकालीन उत्तर और मध्य भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन की झलक मिलती है। यहाँ तक कालिदास का जो अभिज्ञान शकुंतलम है इसके बारे में हो गया। इन संस्कृत स्रोतों के अलावा कुछ प्राचीनतम तमिल ग्रंथ भी है जो संगम साहित्य में संकलित है। राजा क्या करते थे? संरक्षित करते थे विद्या केंद्रों को, और उस विद्या केंद्रों पर बहुत सारे कवि या भाट एकत्रित होते थे और वहां पे रचना करते रहते थे, और यह प्रोसेस लगभग 3-4 सदियों तक चलता रहा। क्लियर। और यहाँ पे बहुत सारे साहित्य का सृजन हुआ।
ऐसी साहित्यिक सभा को संगम कहते थे। इस सभा को संगम कहते थे, इसलिए समूचा साहित्य संगम साहित्य के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कहा जाता है कि इन कृतियों का संकलन मतलब कंपाइलेशन ईसा की आरंभिक 4 सदियों में हुआ। हालांकि इनका अंतिम संकलन 6ठी सदी ईसा में हुआ जान पड़ता है। अब थोड़ा संगम साहित्य के बारे में थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं। इसमें लगभग 30,000 जो है पंक्तियां हैं, जो 8 एटट तौके अर्थात संकलनों में विभक्त है। ये जो पद है 100 के समूहों में संग्रहित है, जैसे पुरनानुरु 12,000 शतक हैं। ये मुख्य रूप से 2 हैं, पट्टिनेनिकल कनक्कु पहला, इसमें 18 निम्न संग्रह है, और पट्टपाट 10 गीत है, मतलब 2 हो गया। एक पट्टिनेनिकल कनक्कु और दूसरा हो गया पट्टपाट। पहला जो है मतलब ये जो है दूसरे से पुराना माना जाता है, इसलिए लौकिक इतिहास के लिए महत्वपूर्ण समझा जाता है। संगम ग्रंथ बहुस्तरीय है, मतलब इसमें अलग अलग आपको शैली और विषय वस्तु अलग अलग है, लेकिन इसका विषय और शैली के आधार पे स्तर निर्धारण नहीं किया जा सका है अभी तक। जैसा कि आगे बताया गया है, इनके स्तरों का पता सामाजिक विकास की अवस्थाओं के आधार पर ही लगाया जा सकता है। ये बात क्लियर हो गया। संगम ग्रंथ वैदिक ग्रंथों से खासकर ऋग्वेद से भिन्न है। कैसे? ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है। संगम ग्रंथ धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इनके जो मुक्तकों है और प्रबंध काव्यों की रचना बहुत सारे कवियों ने की है। इनमें बहुत से नायकों, वीर पुरुषों और नायकों का गुणगान है। इस प्रकार ये लौकिक कोटि के हैं। ये आदिकालीन गीत नहीं है, बल्कि इसमें परिष्कृत साहित्य का दर्शन होता है। इनके अनेक काव्यों में योद्धा, सामंत या राजा का नामतः उल्लेख करके उनके वीरतापूर्ण कार्यों का सविस्तार वर्णन किया गया है। इनके द्वारा भाटों को दिए गए दानों की प्रशंसा की गई है। ये काव्य दरबारों में पढ़े जाते थे। इनकी तुलना होमर युग, ग्रीस में, ग्रीक जो एम्पायर था उसमें लगभग 12th सेंचुरी से लगभग 6th सेंचुरी तक बीसी की बात कर रहे हैं। हाँ, उस समय में ये होमर युग था, क्योंकि इनमें भी युद्धों और योद्धाओं के वीर युग का चित्रण किया गया है। इन ग्रंथों का उपयोग ऐतिहासिक प्रयोजन से करना आसान नहीं है। शायद इन काव्यों में उल्लिखित व्यक्तिवाचक नाम, उपाधि, वंश, क्षेत्र, युद्ध आदि आंशिक रूप से ही यथार्थ मतलब वास्तविक लगते हैं। संगम ग्रंथों में उल्लिखित चेर राजाओं का नाम दानकर्ता के रूप में ईसा की 1ली और 2री सदी के दानपत्रों में भी आया है। मतलब ये जो सोर्स है, दूसरे सोर्स से भी ये पता चलता है कि जो दान पत्र हैं ईसा की 1ली और 2री सदी के, उसमें चेर राजाओं का नाम है। तो चेर राजा जो थे वो वास्तव में संगम ग्रंथों में दानकर्ता के रूप में उल्लिखित है। उनका दूसरे सोर्स से भी कंफर्मेशन होता है। तो याद रखिएगा, दान देने वाले राजा कौन थे? तो चेर, चोल और पांड, तीनों में चेर जो राजा है वह दान देते थे। संगम ग्रंथों में बहुत सारे नगरों का उल्लेख मिलता है। इनमें उल्लेखित कावेरीपट्टनम का नाम समृद्धिपूर्ण अस्तित्व पुरातात्विक साक्ष्य से समर्थित होता है। मतलब ये कावेरीपट्टनम है, ये बहुत ही समृद्ध रहा है। जो पुरातात्विक साक्ष्य उससे भी इसके बारे में पता चलता है। इसमें यह भी बताया गया है कि यवन लोग अपने अपने पोतों पे आते थे, सोना देते थे और गोल मिर्च खरीदते थे। स्थानीय लोगों को सुरा और दासियां पहुंचाते थे। यह व्यापार हम केवल लैटिन और ग्रीक लेखों से ही नहीं बल्कि पुरातात्विक साक्ष्यों से भी जानते हैं, है ना। ईसा की आरंभिक सदियों में प्रायद्वीपीय जो तमिलनाडु के लोग के सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक जीवन के अध्ययन के लिए संगम साहित्य हमारा एकमात्र प्रमुख स्रोत है। ये प्रमुख बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यापार और वाणिज्य के बारे में इससे जो जानकारी मिलती है उसकी विदेशी विवरणों और पुरातात्विक जो प्रमाण है उससे भी पुष्टि होती है। ये बात समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं विदेशी विवरण का। किसका? तो विदेशी विवरण। अब हम बात करते हैं
विदेशी विवरण का विदेशी विवरण को देशी साहित्य का अनुपूरक मतलब मदद करने वाला बनाया जा सकता है। विदेशी जो आते थे या तो पर्यटक बनकर या भारतीय धर्म को अपनाकर अनेक यूनानी, रोमन और चीनी यात्री भारत आए, है ना। तो विदेशी विवरण में मेनली हमको यही देखना है, यूनानी, रोमन और चीनी, कुछ श्रीलंका से भी आए, उसमें भी हम देखेंगे, यहाँ पे नहीं दिया है। वो आए और भारत के बारे में विवरण लिखे। ध्यान देने योग्य बात है कि भारतीय स्रोतों में सिकंदर के हमले की कोई जानकारी नहीं है। उनके भारतीय कारनामों के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए हमें पूर्णतः यूनानी स्रोतों पर आश्रित रहना पड़ता है। मतलब भारत का कोई भी सोर्स नहीं है ऐसा जिसमें सिकंदर के आक्रमण की जानकारी दी गई हो, ठीक है। यूनानी लेखकों ने 326 ईसा पूर्व, ये याद रखिएगा, में भारत पर हमला करने वाले सिकंदर महान के समकालीन के रूप में चंद्रगुप्तस के नाम का उल्लेख किया है। ये आतंक फैलाने वाले को महान नहीं कहा जा सकता, है ना। बस सिकंदर के समकालीन के रूप में चंद्रगुप्तस का नाम का उल्लेख है। यह सिद्ध किया गया है कि यूनानी विवरणों में जो चंद्रगुप्तस है वो चंद्रगुप्त महान, मतलब ये जो चंद्रगुप्त मौर्य महान है, इनके राज्यारोहण की तिथि 322 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। एक ही व्यक्ति थे, याद रखिएगा। 322 ईसा पूर्व में जो चंद्रगुप्त मौर्य है, जिसको कि यूनानी विवरणों में चंद्रगुप्तस कहा गया है, उनका राज्यारोहण बताया गया है। यह पहचान प्राचीन भारत के तिथि क्रम के लिए एक सुदृढ़ आधारशिला बन गई। क्लियर। चंद्रगुप्त मौर्य महान के दरबार में दूत बनकर आए मेगास्थनीज ने इंडिका उन उद्धरणों के रूप में सुरक्षित है जो अनेक प्रख्यात लेखकों की रचना में आए हैं। इस लाइन को समझिएगा। वास्तव में ये जो इंडिका है, जिसके राइटर मेगास्थनीज है, ये आज सुरक्षित नहीं है। इस इंडिका को पढ़ करके उसके बारे में जो कमेंट्री लिखे बाद के राइटर ने, उन राइटर का जो राइटिंग है वो सुरक्षित है। उन राइटर के राइटिंग को पढ़ने के बाद तब पता चलता है कि इंडिका में क्या लिखा हुआ था। इस बात को समझ लीजिएगा। कहता है मेगास्थनीज की इंडिका उन उद्धरणों में ही सुरक्षित है जो अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हैं। इंडिका में जो कुछ बात लिखा हुआ था वो बाद के जो राइटर हैं उनके राइटिंग में अगर आ गया, उससे हमको पता चलता है कि इंडिका में क्या लिखा हुआ था। ये बात समझ में आ गई। उन उद्धरणों को एक साथ मिलाकर पढ़ने पर न केवल मौर्य शासन व्यवस्था के बारे में ही, बल्कि मौर्यकालीन सामाजिक वर्गों और आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में भी मूल्यवान जानकारी मिलती है। इंडिका को आंखें बूंद कर मान ली गई अतिरंजित बातों से मुक्त नहीं है। मतलब इंडिका में बहुत बड़ी बड़ी बात गपबाजी किया गया है, पर ऐसी बातें जो अन्य प्राचीन विवरणों में भी पाई जाती है। कहता है ठीक है, इंडिका में है तो क्या है, अन्य जगह भी तो है। ईसा की पहली और दूसरी सदियों के यूनानी और रोमन विवरणों में भारतीय बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है और भारत तथा रोमन साम्राज्य के बीच होने वाले व्यापार की वस्तुओं की भी चर्चा मिलती है। यूनानी भाषा में लिखी गई, याद रखिएगा, ये यूनानी भाषा में, किस भाषा में? यूनानी भाषा में पेरिस प्लस ऑफ द एरिथियन सी और टोलमी की ज्योग्राफी लिखी गई। ये पूछा जा चुका है, टोलमी की ज्योग्राफी किस भाषा में लिखी गई है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी किस भाषा में लिखी गई, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। पुस्तकों में प्राचीन भूगोल और वाणिज्य के अध्ययन के लिए प्रचुर महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। इनमें पहली पुस्तक मतलब पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी जो है, यह 80 से लेकर के 105 ईस्वी के बीच किसी समय किसी अज्ञात लेखक ने लिखी है। मतलब इसका राइटर कौन है ये पता नहीं है। इसमें जो लाल सागर है, फारस की खाड़ी है और हिंद महासागर में होने वाले रोमन जो व्यापार है उसका वृत्तांत दिया हुआ है। जो दूसरा बुक है ये लगभग 150 ईस्वी के आसपास की मानी जाती है ना। प्लिनी की ये दूसरा बुक मतलब ये टोलमी की ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसका, तो ये प्लिनी है।
प्लिनी का नेचुरलिस हिस्टोरिका करके बुक का नाम है। ये ईसा की पहली सदी की है और इसकी भाषा क्या है? लेटिन है। बस याद रखिएगा, ये भाषा लेटिन है और इसकी भाषा क्या है? यूनानी। दोनों में अंतर है। तो टॉलमी का ज्योग्राफी और पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, इसकी भाषा यूनानी है, और प्लिनी का जो ये बुक है नेचुरलिस हिस्टोरिका, इसकी भाषा लेटिन है। ये दो चीज को याद रखिएगा, लेटिन भाषा और यूनानी भाषा में हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है। चीनी पर्यटक में कौन कौन आए? फाहियान और ह्वेनसांग आए। दोनों बौद्ध थे और बौद्ध तीर्थों और दर्शन करने के लिए आए थे। बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए भी भारत आए। फाहियान ईसा की 5वीं सदी के प्रारंभ में आया था। फाहियान कब आया था? 5वीं सदी के, ईसा की 5वीं सदी के प्रारंभ में आया था। और ह्वेनसांग 7वीं सदी के चतुर्थांश में आया था, 7वीं सदी में। ठीक है, याद रखिएगा। ये ह्वेनसांग जो आया था ये हर्षवर्धन के काल में आया था। हौ से ह्वेनसांग, हौ से हर्षवर्धन, ये अगर जान गए तो आप अपने आप बता दीजिएगा कि फाहियान जो है ये गुप्त काल में आया था। फाहियान ने गुप्तकालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला है और ह्वेनसांग ने इसी प्रकार की जानकारी हर्षवर्धन काल के बारे में दी है। तो बता दिया मैंने फाहियान और ह्वेनसांग के बारे में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐतिहासिक दृष्टि। प्राचीन भारतीयों पर आरोप लगाया गया है कि उनमें ऐतिहासिक दृष्टि का अभाव था। इससे पहले जो चैप्टर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि ऐतिहासिक दृष्टि का अभाव है। इसका आरोप किस तरह से जो कॉलोनियल माइंडसेट के हिस्टोरियंस है उन्होंने लगाया था। यह तो स्पष्ट है कि उन्होंने वैसा इतिहास नहीं लिखा जैसा आजकल लिखा जाता है और न ही वैसा लिखा जैसा यूनानियों ने लिखा। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐतिहासिक दृष्टि होता क्या है, सेंस ऑफ हिस्ट्री क्या होता है। इसको हमने एक पेज में समझाने की कोशिश किया। सेंस ऑफ हिस्ट्री या इतिहास का दृष्टिकोण क्या होता है? अगर आपकी समझ हो किस चीज को लेकर के, हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड डेवलपमेंट्स के बारे में, खास करके टाइम एंड प्लेस, कब हुआ, कहाँ पे हुआ, इसकी समझ हो, इसका मतलब आपको हिस्ट्री का सेंस है, बोध है। चेंज और कंटिन्यूटी, जो परिवर्तन होता है और जो कुछ कंटिन्यूटी होता है, उसकी अगर आपको समझदारी हो तो इसका मतलब आपके पास इतिहास का बोध है। कोई चीज जो हुआ है उसका जो कॉजेज है और जो उसका इफेक्ट है, इसकी अगर आपको समझ है तो इसका मतलब आपके पास इतिहास का बोध है। आगे कहता है उस कंटेक्स्ट की समझदारी हो जिसमें कोई पीपल, लोग, आइडिया एंड सोसाइटी का इवॉल्व हुआ हो, तो इसका मतलब आपको इतिहास की जानकारी समझ है। आगे कहता है अगर आपको समझदारी है कि जो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर्स होता है जिसके कारण की कोई भी चीज शेप्ड लेता है, यहाँ पे इवॉल्व की बात किया है और मैंने यहाँ पे शेप्ड लेने की बात किया है। अगर आपको ये समझदारी हो कि कोई चीज कैसे, किस अवस्था में शेप लिया है, तो इसका मतलब आपके पास इतिहास का बोध है। आगे कहता है अगर आप ये जानते हैं कि हाउ हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड डेवलपमेंट्स हैव शेप्ड हु वी आर, हम कौन हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारी बिलोंगिंग क्या है, हम कौन है, इसकी अगर आप समझ रखते हैं, अपने आप को अपने जड़ से जोड़ के रखते हैं, अपने पास्ट से जोड़ के रखते हैं, समझते हैं, लिंक करते हैं, इसका मतलब आपके पास इतिहास की समझ है। अगर आप पास्ट के इवेंट्स एंड डेवलपमेंट का परिणाम को प्रेजेंट एंड फ्यूचर से जोड़ करके देखने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब आपको इतिहास का दृष्टिकोण है। तो ये सारी चीज अगर आप जानते हैं इसका मतलब आपके पास इतिहास का बोध है। चलिए अब हम बात करते हैं इस चैप्टर पे, है ना। इतिहास का दृष्टि या इतिहास का बोध क्या होता है मैंने समझा दिया। कहता है कि ऐसा तो इतिहास नहीं लिखा गया जैसा आजकल लिखते हैं, न ही वैसा लिखा जैसा यूनानियों ने लिखा है, फिर भी हमें पुराणों में एक प्रकार का इतिहास अवश्य मिलता है। पुराणों की संख्या 18 है और यह 18 एक पारंपरिक पद है, कन्वेंशनल टर्म है। कन्वेंशनल टर्म होता है जिसको, जैसे आजकल शादी ब्याह होता है, जब होता था पहले तो उसमें में जब वो पैसा दिया जाता था, पोड़ा जाता था, तो उसको जैसे 101, 51, 501, है ना, 1001, 5001, 10001, ये क्या है, कन्वेंशनल टर्म है। लोग इसको स्वीकार करते हैं कि ये शुभ होता है। इसका मतलब लोगों में इस संख्या के बारे में एक कंसेप्चुअल क्लियरिटी है, मतलब उस संख्या जो नंबर है, जो टर्मोलॉजी है, उसके बारे में लोगों में सामान्य आम जन इसके बारे में जानता है कि हाँ 101 होता है, 51 होता है, 501 होता है ना, 5001 होता है। इसी तरह से कहता है 18 भी उस समय में एक पारंपरिक पद था। ठीक है, विषय वस्तु की दृष्टि से पुराण विश्वकोश है, पर इनमें गुप्त काल के आरंभ तक का राजवंशीय इतिहास आया है। गुप्त काल के आरंभ तक, ये याद रखिएगा।
इनमें घटना के स्थलों का उल्लेख है, जो मैंने बताया था टाइम एंड स्पेस। कभी कभी घटना के कारणों और परिणामों का भी विवेचन किया गया है, जो इतिहास का बोध होने के लिए मैंने अभी पीछे पेज बताया आपको। परंतु यथार्थ में यह घटनाएं का विवरण लिखे जाने से काफी पहले हो चुकी थी। इन पुराणों के लेखक परिवर्तन की धारा से अनभिज्ञ नहीं थे, मतलब चेंज जो होता है उसके धारा से अनभिज्ञ नहीं थे। जो इतिहास का सार तत्व होता है, मतलब चेंज इतिहास का सार तत्व है, ये बात इनके लेखक जानते थे। इसलिए पुराणों में 4 युग की बात किया गया है, कृत, त्रेता, द्वापर और कली। बताइए 4 युग है, मतलब चेंजेज आ रहे हैं। और इसमें कहा गया कि हर युग अपने पिछले युग से घटिया बताया गया है, और कहा गया है कि एक युग के बाद दूसरा युग जब प्रारंभ होता है तो नैतिक मूल्यों और सामाजिक मानदंडों का अध्यापतन होता है, डिक्लाइन होता है। काल और स्थान जो इतिहास का महत्वपूर्ण तत्व है, मतलब टाइम एंड प्लेस जो इतिहास का महत्वपूर्ण तत्व है, उसका महत्व इसमें बताया गया है। इस प्रकार कई प्रकार के संवत, यहां तक तो क्लियर हो गया, कई प्रकार के संवत जिनके निर्देश के साथ घटनाएं अभिलिखित होती थी, जो प्राचीन भारत में शुरू हुई, जैसे विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में, शक संवत 78 ईसा पूर्व में, गुप्त संवत 319 ईसा में। याद रखिएगा, शक संवत 78 ईस्वी में, मतलब एक जो है 57, विक्रम संवत ईसा पूर्व में है, 57 ईसा पूर्व में है, शक 78 ईस्वी में है, गुप्त संवत 319 ईस्वी में है। उत्कीर्ण अभिलेखों में घटनाओं का उल्लेख और स्थान का संदर्भ किया गया है। 3री सदी ईसा पूर्व के दौरान अशोक का जो शिलालेख मिला है में काफी ऐतिहासिक दृष्टि लक्षित होता है। अशोक ने लगभग 37 वर्ष राज किया था। उनका शिलालेख में उनके राजकाल के 8वें से लेकर के 27वें वर्ष तक की घटनाएं हैं। 8 से 27, 8 वर्ष में जो है 8 वर्ष से लिखवाना शुरू किया था और 27वें वर्ष तक लिखवाया गया है। अभी तक उनके जो शिलालेख मिले हैं उनमें राजकाल के केवल 9 वर्षों की घटनाएं आपका पता चलता है। बाकी का पता चलेगा तो बहुत कुछ और हम लोगों को क्लियर होगा। में अभिलेखों में मिलने पर राजकाल के शेष वर्षों की घटनाओं को पता चल सकता है। इस तरह ईसा की पहली सदी में कलिंग के खारवेल, ईसा की पहली सदी में कलिंग के एक राजा थे खारवेल, उन्होंने हाथी गुम्फा अभिलेख लिखवाया था। मैं अपने जीवन की बहुत सी घटनाओं का जिक्र वर्षवार किया है, वर्षवार मतलब क्रोनोलॉजिकली किया है। टाइम एंड स्पेस का कंसेप्ट इसको पता था। भारत के लोगों के जीवन रचनात्मक, जीवन चरितात्मक बायोग्राफी है ना, रचनाओं का में ऐतिहासिक दृष्टि का अच्छा परिचय हमको देखने को मिलता है। इसमें सबसे सुंदर है हर्षचरित का, है ना, जिसकी रचना बाणभट्ट ने किया था ईसा की 7वीं सदी में। यह लगभग जीवन चरित्र के ढंग का एक गद्य काव्य है और अलंकारों को इतना उत्कृष्ट रूप से यूज किया गया है कि बाद के लोगों ने, राइटर ने इसका नकल भी नहीं कर पाया। इसमें हर्षवर्धन के आरंभिक जीवन का वृत्तांत है, आरंभिक जीवन का वृत्तांत है। अत्युक्तियों की भरमार के होते हुए भी हर्ष के दरबार की चहल पहल और अपने युग के सामाजिक और आर्थिक जीवन की विलक्षण आभास देता है। बाद में कई और भी रचित लिखे गए, बायोग्राफी लिखे गए, जैसे संध्याकर नंदी ने रामचरित लिखा। ऐसे रामचरित का राइटर कौन है तो संध्याकर नंदी। रामचरितमानस के अलग राइटर हैं, रामचरित, संध्याकर नंदी, ये सब याद रखिएगा। ये चूंकि आर्ट एंड कल्चर में लिटरेचर भी आता है तो यहाँ बहुत सारे आपको जो लिटरेरी वर्क्स हैं वो आपको मिलेंगे। तो संध्याकर नंदी के रामचरित जो 12वीं सदी में बताया गया है, इसमें कैवर्त जाति के किसानों और पाल वंश के राजा रामपाल के बीच किस तरह से लड़ाई हुई और किस तरह रामपाल विजयी हुए इसका वर्णन है। आगे कहता है विल्हन के विक्रमांक देव चरित में कल्याण के चालुक राजा विक्रमादित्य पंचम के पराक्रमों का वृत्तांत है। 12वीं 13वीं सदी में गुजरात में तो कई सेठों के भी चरित्र हैं, सेठ मतलब बहुत अमीर। इस तरह की ऐतिहासिक रचनाएं दक्षिण भारत में भी हुई होंगी, लेकिन अभी तक ऐसा एक ही वृत्तांत प्रकाश में आया है जिसका नाम है मुसिक वंश। इसके रचनाकार कौन है तो अतुल। कब लिखे हैं तो 11वीं सदी में लिखे हैं। इसमें मुसिक राजवंश का वृत्तांत है जिसका शासन उत्तरी केरल में था। परंतु आरंभिक ऐतिहासिक लेखन का सबसे अच्छा उदाहरण राजतरंगिणी है, जिसमें रचनाकार कौन है कल्हण। किस सदी ने 12वीं सदी में लिखा था। यह कश्मीर के राजाओं के चरित्रों का संग्रह है। दरअसल यह पहली कृति है जिसमें आज के अर्थ में इतिहास के बहुत से लक्षण विद्वान, इसलिए ये बुक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम इतिहास का निर्माण। कहते हैं अब तक प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक है ना और ऐतिहासिक 3 चीज होता है। एक प्री हिस्ट्री होता है, एक प्रोटो हिस्ट्री होता है, एक हिस्ट्री होता है।
प्रागैतिहासिक मतलब प्री हिस्ट्री हो गया, ये प्राक इतिहास मतलब प्रोटो इतिहास, मतलब हड़प्पा जो पीरियड है उसको प्रोटो या प्राक इतिहास कहते हैं। और ऐतिहासिक जब रिटन सोर्स जो अब लिखा गया है उसको पढ़ लिख करके जब उसके बारे में हम जान लेते हैं तो उसको उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐसा जहाँ रिटन सोर्स तो हो जिसको हम पढ़ नहीं पाए हैं अभी तक उसको हम प्राक इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। और ऐसा जिसके बारे में रिटन सोर्स नहीं है, सिर्फ आर्कोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर ही हम उसका इतिहास का निर्माण करते हैं, उस काल को प्रागैतिहासिक इतिहास काल कहते हैं। समझ में आ गया 3 टर्म। अब तक प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक दोनों तरह के बहुत सारे पुरास्थलों की खुदाई और छानबीन तो की जा चुकी है, परंतु प्राचीन भारतीय इतिहास की मुख्य धारा में उनके परिणामों को स्थान नहीं दिया गया। कहने का मतलब होता है जितने भी एक्सकेवेशंस हैं, जो आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं, वहाँ पे जो भी एक्सकेवेशन हुआ है उनका ज़्यादातर इम्पोर्टेंस इस इतिहास के लिखने में नहीं दिया गया है। ज़्यादातर जो लिटरेरी सोर्स है उनका ही ज़्यादातर फोकस रहा है एज ए सोर्स इतिहास लिखने में। भारत में सामाजिक विकास किन किन अवस्थाओं से गुजरा है इसका बोध तब तक नहीं हो सकता जब तक प्रागैतिहासिक पुरातत्व के परिणामों की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा। मतलब पुरातत्व जितने भी सोर्स हैं उनको भी आपको इंक्लूड करना होगा इतिहास लिखने में। इतिहासकालीन पुरातत्व भी उतने ही महत्व है। मतलब इतिहासकालीन जब से लिटरेरी सोर्स से हम इतिहास लिखने लगे हैं उस समय के जो हमारे पास पुरातत्व के सोर्स हैं उनका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको भी यूज करके आपको इतिहास लिखना होगा। यद्यपि प्राचीन भारत के काल के 150 से भी अधिक पुरास्थलों की खुदाई हो चुकी है, तथापि प्राचीन कालों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों के अध्ययन में उन खुदाइयों की प्रासंगिकता का विवेचन समान पुस्तकों में नहीं किया गया। यह काम परम आवश्यक है। प्राचीन भारत के नगरीय इतिहास के संदर्भ में तो यह और भी जरूरी है। अब तक अधिकांश जो बौद्ध है कुछ एक ब्राह्मणिक स्थलों के ही महत्व रेखांकित किए गए हैं, किंतु यह आवश्यक है कि धार्मिक इतिहास के अध्ययन में आर्थिक और सामाजिक पक्षों पर भी ध्यान देना चाहिए। जो धार्मिक इतिहास है उसके अध्ययन में आर्थिक और सामाजिक पक्षों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये कह रहा है ये सब होना चाहिए, इतिहास निर्माण में ये सब होना चाहिए। प्राचीन इतिहास अभी तक मुख्यतः देशी या विदेशी साहित्यिक स्रोतों के आधार पर ही रचा गया है ना, लिटरेरी सोर्स पे ही रचा गया है। सिक्कों और अभिलेखों की कुछ भूमिका अवश्य रही है, किंतु अधिक महत्व ग्रंथों को ही दिया गया है। अब नए नए तरीकों की ओर ध्यान देना होगा हमें एक और वैदिक युग और दूसरी ओर जो आर्कोलॉजिकल जो एक्सकेवेशन हुआ है वहां से जो प्राप्त हुआ है PGW मतलब चित्रित धूसर मृदभांड, इन दोनों को मैचिंग करना पड़ेगा तथा अन्य पुरातात्विक सामग्रियों के बीच पारस्परिक संबंध स्थापित करना। अगर आप वैदिक युग पढ़ रहे हैं तो जो PGW कल्चर है उसमें जो कुछ भी मिले हैं उनको आपको कंपेयर करके पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप पाली ग्रंथों का संबंध उत्तरी काला पॉलिशदार मृदवन NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड के पुरातत्व से जोड़ना होगा। अगर पाली ग्रंथ के लिटरेरी सोर्स को पढ़ रहे हैं तो आपको NBPW से जितने भी है ना NBPW के कल्चर के जितने भी पुरातात्विक सोर्स हैं उनको वहां से आपको कंपेयर करना पड़ेगा। अगर आप संगम साहित्य की सूचनाओं को ले रहे हैं तो इन सूचनाओं को प्रायद्वीपीय भारत के जो आरंभिक महापाषाणीय पुरातत्व जो हम बोले थे ना मेगालिथिक पुरातत्व जो है वहां से जो कुछ मिला है उसे आपको कंपेयर करने के पढ़ने की जरूरत है। पुराणों में दी गई लंबी लंबी वंशावलियों की अपेक्षा पुरातात्विक साक्ष्य को कहीं अधिक मूल्य दिया जाना चाहिए। पौराणिक अनुश्रुतियों के अनुसार राम का काल 2000 ईसा पूर्व के पास भले ही मान ले, लेकिन अयोध्या में खुदाई में व्यापक छानबीन की गई तो यह उसके आसपास मतलब इस समय के आसपास कोई बस्ती नहीं थी। हालांकि अभी तक बहुत लिमिटेशंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी उतना एडवांस नहीं हुआ है कि उस समय के अवशेष का इस तरह से आप कर सकते हैं, इन्वेंशन कर एक्सकेवेशन कर सकते हैं, है ना। तो ये आप कर नहीं सकते हैं। आपके पास जो अभी टूल्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है, जो साइंस का डेवलपमेंट है, उसी के आधार पे तो आप एक्सकेवेशन करके सब चीज़ को रिसर्च करके निकाल रहे हैं। आपका उतना एडवांस है ही नहीं कि 2000 ईसा पूर्व या उससे पहले का भी जो भी एविडेंसेस है उनका आप रिसर्च कर सकें। ठीक है, इसलिए यहाँ पे भी आप थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। ये एक विचारधारा से प्रभावित स्टेटमेंट है। इसी तरह से महाभारत में कृष्ण की भूमिका भले ही महत्वपूर्ण हो, पर मथुरा में पाए गए यहाँ 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के बीच के जो अभिलेख और मूर्ति कलाकृतियों में उनके अस्तित्व की पुष्टि ही नहीं हो रही है। ये भी बहुत सारे अभी इस पर कंट्रोवर्सी चल रहे हैं। इसी तरह की कठिनाइयों के कारण महाभारत और रामायण के आधार पर कल्पित महायुग एपिक एज की धारणा त्यागनी होगी। हालांकि अतीत में प्राचीन भारत पर लिखी गई लगभग सर्वेक्षण पुस्तकों में इसे एक अध्याय बनाया गया है।
ये सारा कंट्रोवर्शियल टर्मिनोलॉजी है, बातें कही गई है, इसको आपको ध्यान से कंट्रोवर्सी के अंदाज से ही आपको पढ़ना है, इसको 100% ट्रूथ नहीं माननी है। अवश्य रामायण और महाभारत दोनों में सामाजिक विकास के विभिन्न चरण ढूंढे जा सकते हैं। इसका कारण यह है कि ये महाकाव्य सामाजिक विकास की किसी एक अवस्था के द्योतक नहीं है, इनमें अनेक बार परिवर्तन हुए, जैसा कि इस अध्याय में पहले बताया जा चुका है। कई अभिलेखों की उपेक्षा अब तक यह कहकर की जाती रही है कि उनका ऐतिहासिक मूल्य नाम मात्र है। ऐतिहासिक मूल्य का अर्थ यह मान लिया गया है कि ऐसी कोई जानकारी जो राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अपेक्षित हो। पौराणिक जो अनुश्रुतियां की अपेक्षा अभिलेख निश्चय ही अधिक विश्वसनीय है। जैसे अनुश्रुति का सहारा सातवाहन के आरंभ को पीछे ढकेलने के लिए लिया जा सकता है। जो सातवाहन पीरियड है, अगर आप अनुश्रुति लीजिएगा तो कहा जाएगा कि वो और पुराना है और पहले का है, जबकि अभिलेख का अगर सहारा लीजिएगा तो वो ईसा पूर्व पहली सदी का ठहरता है। तो ये देख लीजिएगा, ये बहुत ही कैसे दो सोर्स से एक ही डायनेस्टी का जो पीरियड होता है वो आगे जा सकता है, पीछे जा सकता है, ये सब चलते रहता है। अभिलेखों में किसी राजा का शासनकाल, उनकी विजय और उसका राज विस्तार ये बातें मिल सकती है, पर साथ ही राजतंत्र, समाज, अर्थ और धर्म के विकास की प्रवृत्तियां भी तो दिखाई दे सकती है। इसलिए प्रस्तुत पुस्तक में अभिलेखों का सहारा लेकर केवल राजनीतिक या धार्मिक इतिहास के प्रसंग में ही नहीं लिखा गया। ये जो पुस्तक है, अभिलेखों का सहारा लिया गया है, राजनीतिक या धार्मिक इतिहास के प्रसंग में ही नहीं लिखा गया है। अभिलेख अनुदान पत्रों का महत्व केवल वंशावलियों और विजयावलियों के लिए नहीं की गई है, बल्कि और भी विशेष रूप से ऐसी जानकारी के लिए है कि हम किन किन राजाओं का उदय हुआ और सामाजिक भूमि व्यवस्था में विशेषतः गुप्तोत्तर काल में क्या क्या परिवर्तन हुआ। मतलब इकोनॉमिक हिस्ट्री भी कैसे कैसे लिखा जा सकता है, इन सारे सोर्सों के आधार पे इसको ध्यान में रखा गया है। इस तरह सिक्कों का सहारा लेकर हिंद, यवनों, शकों, सातवाहनों और कुषाणों के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए नहीं लेना है, बल्कि व्यापार और नगरीय जीवन, मतलब कह रहे हैं ना, पॉलिटिकल के साथ साथ इकोनॉमिक हिस्ट्री पे भी बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, इसकी झलक पाने के लिए लिया जाना आवश्यक है। सारांश यह है कि इतिहास निर्माण के लिए ग्रंथों, सिक्कों, अभिलेखों, पुरातत्व आदि से निकली सारी सामग्री का अध्ययन से संकलन होना आवश्यक है, परम आवश्यक, मतलब इसका पूरा कंपैरेटिव स्टडी होना चाहिए। बताया जा चुका है कि इसमें विभिन्न प्रकार के स्रोतों के आपेक्षिक महत्व, कंपैरेटिव स्टडी इंपॉर्टेंस की समस्या खड़ी होती है। जैसे सिक्के, अभिलेख और पुरातत्व उन मिथक से अधिक मूल्यवान है जो रामायण और महाभारत और पुराणों में मिलते हैं। पौराणिक मिथक प्रचलित मानकों का समर्थन करते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे, जो पौराणिक मिथक होते हैं वो प्रचलित मानकों का समर्थन करते हैं, लोकाचार को वैध बताते हैं और जातियों या अन्य सामाजिक वर्गों में संगठित लोगों के विशेषाधिकारों और अपात्रताओं को न्यायोचित ठहराते हैं। जो जैसा चल रहा है उसको वैसा ठहराता है, परंतु उनमें वर्णित घटनाओं को यूं ही सही नहीं मान लिया जा सकता। कहता है, देखिए एक चीज बात देखिए, किताब जब हम लिखते हैं या कहीं पे बुक लिखें या कहीं पे हम जो अभिलेख लिखवा दें, तो लिखवाने वाले होते हैं वो समाज का ही एक वर्ग होता है जो पढ़ा लिखा होता है, वो जो सोच रहा है, जो समझ रहा है उसको लिखता है। तो ऐसा नहीं है कि समाज मतलब प्रैक्टिकली ही वैसा हो रहा हो। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो सच में लिखा गया है और जो सच में होता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। आप जो लिख रहे हैं वो एक आइडियल कंडीशन होता है और जो वास्तव में समाज में हो रहा है वो प्रैक्टिकल कंडीशन होता है, दोनों में अंतर होता है। तो कहता है जो आप लिख दिए हैं उसको हम यूं ही नहीं मान लिया जा सकता है, उसको हम वैसे ही नहीं मान लेंगे कि जो आप लिखे हैं वैसा ही उस समय होता जा रहा होगा, उस समय वैसा ही जीवन व्यतीत कर रहे होंगे लोग, ऐसा नहीं हो सकता है। कहता है अतीत के प्रचलनों की व्याख्या उनके वर्तमान अवशेषों से, हम मान लिया जाए कि हम कह रहे हैं कि पुराने जमाने के लोग क्या कह रहे थे। अभी भी अंडमान निकोबार और बहुत सारी जगह है जहाँ पे बहुत ही पुरानी तरह से लोग जी रहे हैं, अफ्रीका में भी लोग पुरानी तरह से रह रहे हैं। तो आप अभी जो अतीत के प्रचलन, मतलब अतीत में जो प्रचलित चीज आ रहा था उनकी व्याख्या वर्तमान अवशेषों से कर सकते हैं। अभी भी अंडमान निकोबार या अफ्रीका में जो इस तरह की चीज अभी भी जो चल रहे हैं वर्तमान अवशेषों से या आदिम जनों के अध्ययन से प्राप्त अंतर्दृष्टि से की जा सकती है। जो आदिम जन है ना, जो ट्रैवल्स की मैं बात कर रहा था अभी अंडमान निकोबार में, तो वर्तमान जो अवशेष हैं वो और आदिम जन, जैसे इसको एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी बोलते हैं,
आज से 5000 साल पहले क्या हो रहा था उसको जानना हो तो 5000 साल की तरह ही लोग आज की तरह जो जी रहे हैं उसी तरह से जो जी रहे हैं लोग आज भी जो जी रहे हैं जिस समाज के लोग, उस समाज में जाकर के जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जाकर स्टडी करता है वहां से भी तो आप जान सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, लिटरेरी सोर्स हो गया, वर्तमान में जो आपको अवशेष मिले हैं एक्सकेवेशन के बाद वो, और आदिम जन जो आज रह रहे हैं उनका जो इंसाइट प्राप्त होता है उनके साथ, उनका स्टडी करने के साथ उनसे आपको कंपेयर करना पड़ेगा। कोई भी ठोस ऐतिहासिक पुनर्निर्माण अन्य प्राचीन समाजों में होने वाली हलचल से आंखें मूंद नहीं सकता। कहता है कि उस समय में जो कुछ भी हो रहा था और उसी समय में दूसरे सोसाइटी में जो कुछ हो रहा था, तो कोई भी समाज दूसरे सोसाइटी में जो हो रहा था उससे अनभिज्ञ नहीं हो सकता, उसे आंख मूंद नहीं सकता, उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा ही। अगर भारत में हम किसी सोसाइटी का पता कर रहे हैं लिटरेरी सोर्स से या जो उत्खनन हुआ है उससे, और उसी सोसाइटी से मिलता जुलता अगर हमको अफ्रीका में कुछ आज भी लोग उसी तरह से रह रहे हैं, तो आप ये समझिए कि दोनों में कुछ सिमिलरिटी है। आप आज जो अफ्रीका में लोग रह रहे हैं, अंडमान निकोबार में रह रहे हैं, उनके अध्ययन से भी आप बहुत कुछ उस समय के बारे में जान सकते हैं, भारत में क्या, मेनलैंड में क्या हो रहा होगा। तुलनात्मक दृष्टि को अपनाने से प्राचीन भारत में पाए जाने वाली किसी बात को विरल या अभूतपूर्व मान लेने का दुराग्रह दूर हो सकता है। ये कहता है, जो हम कहते हैं ना कि भारत में ही वो अभूतपूर्व चीज हुआ है, भारत में ही ये हुआ है, कहीं नहीं हुआ है। अगर हम तुलनात्मक दृष्टि करें दूसरे सोसाइटी से, तो ये जो हमारा ये दुराग्रह है ये हमारा दूर हो सकता है। और अध्येताओं को ऐसी प्रवृत्तियां भी दिखाई दे सकती है जो अन्य देशों के प्राचीन समाजों की प्रवृत्तियों से मिलती जुलती हो। कंपैरेटिव स्टडी कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि हर जगह चीज़ों का ट्रांसफ़र हुआ है, इकोनॉमी ये आइडिया का ट्रांसफ़र होता है, कल्चर का ट्रांसफ़र होता है, इस तरह से ही समाज डेवलप होता है। यही बात इस पूरे चैप्टर में कहा गया है। क्लियर? इसके पीछे सवाल है, सवाल आप लिखिएगा, सिर्फ मतलब पेन जरूर चलाइएगा, सिर्फ एक तो सवाल को देख करके छोड़ मत दीजिएगा, इसका आंसर लिखना बहुत ज़रूरी है, वरना आप आईएएस नहीं बन पाएंगे। पर डे आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करें, ये आर्ट है, राइटिंग स्किल जब तक नहीं होगा। और याद रखिएगा, जब आप किसी चीज़ के बारे में लिखते हैं तो आपके ब्रेन के बहुत ही डेप्थ तक, बहुत ही गहराई तक वो आपके ब्रेन में जाता है, इसलिए राइटिंग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई चीज़ हमको पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ते हैं तो एक वर्ड को पढ़ने में, एक लाइन को पढ़ने में या एक पैराग्राफ को पढ़ने में हमको इतना सेकंड लगता है, इतना मिनट लगता है। अगर हम उसको लिखते हैं तो वो लगभग जितना समय पढ़ने में लगा है उसे डबल और ट्रिपल और 4 टाइम्स हो जाता है, मतलब उतना 4 टाइम्स तक आपका ब्रेन उस चीज़ पे लगा रहा, तो समझिए कि कितना डेप्थ में आपके ब्रेन में वो चीज़ जाएगा। इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है और आप अपने मन से लिखिएगा, सोच विचार करके पढ़ने के बाद इस सब का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। यकीन मानिए, अगर आप एक बार में आईएएस बनना चाहते हैं तो एक यही तरीका है कि डेली आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। और कहाँ से करें? इसका सबसे बेस्ट है एनसीईआरटी के पीछे में जो सवाल दिया गया है उसको लिखना शुरू कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि जो आपसे आज मैंने डिस्कस किया आपको बहुत ही समझ में आया होगा। इसलिए आपसे मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।